नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग लगातार जारी है। इजराइल ने अमेरिका की तरफ से कुछ कैदियों को छुड़ाने के लिए 3 दिन की टेम्पररी जंग बंदी के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। जापान में होने वाली G7 मुल्कों की फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने भी जंग बंदी की मांग की है। इजराइल की फौज का दावा है कि वो गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों की तलाश कर रही है। इजराइल फौज की कमी की वजह से दूसरे मुल्कों से भाड़े के फौजी बड़ी तनख्वाहों पर भर्ती कर रहा है। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाने वालों की तादाद बढ़ने का दावा किया जा रहा है, जबकि बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी नॉर्थ गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान के प्रेसिडेंट का एक बड़ा बयान सामने आया है, जबकि सऊदी अरब गाजा क्राइसिस पर आने वाले दिनों में 3 अहम कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी कर रहा है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से कुछ कैदियों को छुड़ाने के लिए 3 दिन की जंगबंदी के मशवरे को ठुकरा दिया है। बाइडन ने कल नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान जंग रोकने को कहा था। जो बाइडन का कहना है कि 3 दिन की जंगबंदी से गाजा में कुछ कैदियों को आज़ाद कराने में मदद मिल सकती है। गाजा पर फिर से इजरायली कब्जे की अमरीकी मुखालिफत पर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि मुझे नहीं पता कि हमास के खात्मे के बाद क्या होगा, लेकिन उनके खात्मे से कम किसी भी चीज़ के साथ जंग ख़त्म नहीं होगी। हमें हमास को तबाह करने के मिशन के आखिर तक सब्र की ज़रूरत है और हम आधी अधूरी जीत नहीं चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि उनकी फौज गजा शहर में हमास के आसपास शिकंजा कस रही है और कैदियों की रिहाई से पहले कोई जंगबंदी नहीं होगी। हम हमास की सोच से कहीं ज़्यादा गहराई तक पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी कि अगर वो जंग में मोर्चा खोलता है तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा है कि IDF अब गाजा शहर के दिल में काम कर रहा है और वहां हमास के चारों तरफ शिकंजा कस रहा है। इसी दरमियान अमेरिका की खोजी खबरों की वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी है कि अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच एक प्रपोजल पर चर्चा की जा रही है, जिसके लिए हमास को 10-15 कैदियों को रिहा करना होगा और उन सभी कैदियों की पहचान को कंफर्म करने के लिए 3 दिन की जंगबंदी का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद वो इन लोगों के नामों की लिस्ट जारी करेगा। व्हाइट हाउस ने पहले ही कहा है कि बाइडन और नेतन्याहू ने शहरियों को जारी जंग वाले इलाकों से महफूज तरीके से निकालने का मौका देने, ज़रूरतमंद लोगों तक मदद की पहुंच यकीनी बनाने और मुमकिन कैदियों की रिहाई का रास्ता हमवार करने के लिए जंगबंदी के इम्कान पर बात की है। इसी बीच अल जजीरा ने जापान की राजधानी टोक्यो से खबर दी है कि G7 मेंबर मुल्कों अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और जापान ने गाजा में फौरन जंगबंदी और इंसानी बुनियाद पर कॉरिडोर बनाने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि गाजा में बड़े पैमाने पर कत्लेआम के बावजूद G7 मुल्कों का मानना है कि इजराइल को अपनी हिफाजत का हक हासिल है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की गाजा पर बमबारी में 10,000 से ज़्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मारा जा चुका है, जिनमें बहुत बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है। इसी दरमियान रॉयटर्स ने खबर दी है कि आज गाजा शहर को घेरने के बाद इजराइल ने सुरंगों में हमास के लड़ाकों तक पहुंचने और उन्हें नाकारा बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इजराइल के मुताबिक ये हमले का अगला मरहला है। पहले मरहले में हज़ारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अहम मरकज़ गाजा सिटी को घेर लिया गया है। इजराइल के फौजी घनी आबादी वाले शहर के मरकज तक पहुंच गए हैं, जबकि हमास का कहना है कि उसके लड़ाकों ने हमलावर फौजों को भारी नुकसान पहुंचाया है। डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का कहना है कि इजराइल के निशाने पर गाजा में हमास का बुनियादी ढांचा, उनके कमांडर, बंकर और कम्युनिकेशन रूम हैं। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि उनकी लड़ाकू इंजीनियरिंग कोर गाजा के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हमास के जरिए बनाए हुए सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए बमों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ हमास और इस्लामिक जिहाद के सोर्सेज के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि इजरायली टैंकों को घात लगाकर हमला करने के लिए सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले हमास लड़ाकों की तरफ से मुश्किल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी तरफ से जंगी मैदान के दावों को कंफर्म करना मुमकिन नहीं है।
रॉयटर्स के मुताबिक इजरायलियों ने डर जताया है कि फौजी कार्रवाइयों से कैदियों को और ज्यादा खतरा हो सकता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सुरंगों में बंद हैं। इजराइल का कहना है कि जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो जंगबंदी पर तैयार नहीं होगा। हमास का कहना है कि जब तक गाजा पर हमला हो रहा है वो लड़ना बंद नहीं करेगा। हमास के सीनियर जिम्मेदार गाजी हमाद ने अल जजीरा टेलीविजन को बताया है कि मैं इजराइल को चैलेंज करता हूं कि क्या वो इस वक्त शहरियों को मारने के अलावा जमीन पर कोई फौजी कामयाबी दर्ज करने की सलाहियत रखता है। गाजा अटूट है और अमरीकियों और ज़ायोनीवादियों के गले में कांटा बना रहेगा। इस दरमियान लेबनान के अलमनार टीवी ने स्पेन के दूसरे सबसे बड़े अखबार अल मुंडो के हवाले से कहा है कि इजराइल गाजा की लड़ाई में गैर मुल्की भाड़े के फौजियों की भर्ती कर रहा है। पिछले हफ्ते इस अखबार ने खबर दी थी कि इजराइल के जरिए भर्ती किए जाने वाले भाड़े के फौजियों में बदनाम स्पेनिश भाड़े का फौजी पेड्रो डियाज फ्लोर्स भी शामिल है, जो पिछले साल रूस के खिलाफ यूक्रेनी नियो नाजियों के साथ लड़ा था। फ्लोर्स का इंटरव्यू लेने वाले अल मुंडो अखबार के मुताबिक उन्हें अब से पहले रूसियों ने मरा हुआ मान लिया था, लेकिन वो जिंदा है और ठीक है। उन्होंने इजरायली फौज में शामिल होने के अपने मकसद के बारे में साफ कहा है कि मैं इकोनॉमी के लिए पैसे कमाने के लिए आया हूं। वे बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं, वे अच्छे हथियार मुहैया करते हैं और काम भी पुरअमन है। उन्हें दूसरे खर्चों के अलावा हर हफ्ते 3,900 यूरो यानी 4,187 अमरीकी डॉलर मिलते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कब्जे वाले गोलान हाइट्स में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हथियारों के काफिले या गाजा पट्टी में मौजूद इजरायली फौजियों को सिक्योरिटी मुहैया करते हैं। हम हमास से सीधे नहीं लड़ते हैं, ना ही हम हमले की कार्रवाइयों में शामिल हैं। इस भाड़े के फौजी ने स्पेन के अखबार को बताया कि हम गाजा और जॉर्डन के बॉर्डर पर चौकियों की हिफाजत और पहुंच के कंट्रोल के इंचार्ज हैं। यहां कई पीएमसी यानी निजी फौजी कंपनियां हैं और वे काम साझा करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एलियट और अकाबा के बीच बॉर्डर टर्मिनलों की हिफाजत की है। इस रिपोर्ट में गाजा पट्टी के साथ एक बॉर्डर पोस्ट पर साथियों के साथ 27 साल के फ्लोरेंस का एक फोटो भी छापा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्तों में यूक्रेन के लड़ाकों के रोल के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इससे उनका ध्यान इजरायली फौज में शामिल होने और मदद करने की तरफ भटकना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में इजरायली ट्रेनर के जरिए उन यूक्रेनी फौजियों को इत्तला देते हुए देखा गया है जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली थी कि उन्हें फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली फौज के साथ लड़ने के लिए इजराइल की तरफ जाने के लिए मजबूर किया गया है। इसी बीच प्रेस टीवी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर दी है कि इजरायली फौज की तरफ से गाजा के साउथ में चले जाने की वार्निंग के बावजूद हजारों फिलिस्तीनी शहरी अभी भी नॉर्थ गाजा पट्टी में बने हुए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इलाके में खतरनाक बमबारी जारी है। जो फिलिस्तीनी अब भी इस इलाके में हैं, उनका कहना है कि लगातार इजरायली बमबारी के दरमियान साउथ का सफर बहुत खतरनाक है। इसी दरमियान टाइम्स ऑफ इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के मॉनिटरों के हवाले से आज बताया है कि नॉर्थ गाजा में जंग के इलाके से भागने वाले फिलिस्तीनी शहरियों की रफ्तार बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कल ट्यूसडे को तकरीबन 1,500, उससे पहले मंडे को 5,000 और संडे को 2,000 फिलिस्तीनी नॉर्थ से साउथ की तरफ चले गए हैं। भागने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और हैंडीकैप यानी अपाहिज लोग हैं। कई लोग कम सामान के साथ पैदल पहुंचे हैं। इसी दरमियान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने दुनिया भर में बढ़ते इजराइल मुखालिफ जज्बात के बारे में रोशनी डालते हुए कहा है कि दुनिया के लोग गाजा पट्टी में इजराइल के जारी गुनाहों पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की खामोशी से फिक्रमंद हैं। उन्होंने इलाकाई मामलात पर चर्चा के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना होने से पहले आज तेहरान एयरपोर्ट पर यह बयान दिया। ताजिकिस्तान के दौरे के बाद प्रेसिडेंट रईसी आर्थिक सहयोग संगठन यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO की 16वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जाएंगे। रईसी ने कहा कि आज दुनिया भर में
किसी भी बोली, मजहब और नजरिए वाले लोगों को इजराइल और उसके खतरनाक गुनाहों से शदीद नफरत है। इसी बीच सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली ने आज कहा है कि उनका मुल्क इजराइल फिलिस्तीन जंग पर चर्चा के लिए आने वाले दिनों में अरब और इस्लामी मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने कहा कि हम देखेंगे इस हफ्ते अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब रियाद में एक इमरजेंसी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। कम मुद्दत में इन 3 सरबराह कॉन्फ्रेंसों और दूसरी मीटिंग्स को सऊदी अरब की लीडरशिप में करने का मकसद जंग के पुरअमन हल की सिमत में आगे बढ़ना होगा। ईरान के एतमाद ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी संडे 12 नवंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब जाएंगे, जो मार्च में चीन की मदद से हुए समझौते के तहत तेहरान और रियाद के बीच दुश्मनी खत्म होने के बाद ईरानी प्रेसिडेंट का पहला सऊदी अरब का दौरा होगा। सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली ने बिना कोई तारीख बताए ये भी कहा कि सऊदी अरब अफ्रीकी मुल्कों के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। कल देर रात सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा था कि यह कॉन्फ्रेंस जो हफ्ते के आखिर के लिए तय की गई है, दूसरी 2 सरबराह कॉन्फ्रेंसों की वजह से पोस्टपोन कर दी जाएगी। आपने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जंगबंदी की दरखास्त को नेतन्याहू ने किस तरह साफ ठुकराया है। इससे जाहिर होता है कि इजराइल अपने नजदीक तरीन मददगार अमेरिका को भी अहमियत नहीं देता और सिर्फ अपने मकसद के मुताबिक अमेरिकियों का इस्तेमाल करता है। बाइडेन ने गाजा जंग की शुरुआत में ही इजराइल का दौरा किया और इजराइल को सपोर्ट का ऐलान किया। अभी ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि कतर की कोशिश का कोई नतीजा सामने आएगा या नहीं। अलबत्ता दोनों तरफ से हमलों की रफ्तार में कुछ कमी जाहिर करती है कि किसी सतह पर बातचीत जारी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।